मेरे चैनल इंड ऑफ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का बेसिक है। मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन को समझ लेते हैं तो आप इस पूरे यूनिवर्स को समझ लेंगे कि यूनिवर्स क्या है। तो वो इक्वेशन है E=mc²। आपने कहीं ना कहीं ये इक्वेशन सुना होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है। यहाँ लगभग हर कोई जो थोड़ी बहुत साइंस जानते हैं या साइंस की वीडियोस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को जानते होंगे। तो आखिर ये असल में क्या है, ये इक्वेशन को कैसे बनाया गया? आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब भी इस इक्वेशन के बारे में बातें होती है तो देखा जाता है कि लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। मतलब लोग दो तरह के तर्क देते हैं इस इक्वेशन को लेकर कि पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो साइंस को नहीं जानते हैं, मतलब उतनी नॉलेज नहीं है उनको, और उन्हें ये लगता है कि ये इक्वेशन बहुत ही हाई लेवल का कोई इक्वेशन है और हम इसे नहीं समझ सकते हैं और हमें इसे समझना या ना समझना कोई मायने नहीं रखता। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो थोड़े बहुत साइंस जानते हैं और वो लोग मानते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदलने का एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है। तो अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर आप उन्हीं से और पूछें और समझना चाहें तो और सिंपल से वो बताएंगे कि बस मास और एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, मतलब मास ही एनर्जी है या एनर्जी मास है। सिंपल सी बात। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि दरअसल ये चीज़ पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बहुत गलत है। मतलब मैं कहूँगा ये गलत ही है, क्योंकि लोगों ने इसे शायद गलत समझा या फिर गलत बता रहे हैं, नहीं पता। तो आखिर ये इक्वेशन है क्या? और आगे जब ये वीडियो को आप ख़त्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन इतना मुश्किल नहीं था जितना लोग समझते हैं, और ना ही इतना आसान था जितना लोग बताते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि मास और एनर्जी का कन्वर्ट करने का एक रूल है, एक नियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E=mc² क्या है? ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो भी आप आसपास देखते हैं, सारा कुछ 5 चीज़ों से ही मिलके बना होगा। मतलब जब भी आप अवलोकन करेंगे, जब भी आप देखने चलेंगे तो आपको इन 5 चीज़ों से ही पूरा यूनिवर्स बना दिखेगा। तो कौन सा 5 चीज़ है? तो पहला आता है मास, दूसरा आता है मोशन, तीसरा ग्रेविटी, चौथा हीट, पांचवा लाइट। अब इन पांचों के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा और बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी जितनी भी नॉलेज है थोड़ी देर के लिए आप उसे अलग रखते हैं, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ और असल में ये इक्वेशन है क्या। अब इन पांचों को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये असल में है क्या। और अधिकतर जो इन पांचों में से चीज़ें हैं वो सही ही हैं जो आपने पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें का हिस्सा है वो गलत है, जो कि आप आज सही से समझने वाले हैं। तो पहला मास, आपने मास के बारे में भी गलत ही पढ़ा होगा, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया गया है कि आखिर मास क्या है। तो आप सिंपल से यहाँ जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जितनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसे मास कहते हैं, सिंपल सा। अब आते हैं मोशन पर, कि जब भी मास गति करते हैं या अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसे मोशन कहते हैं। तीसरा आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी जब दो मास आपस में बंधे होते हैं, मतलब दो, जब भी आप देखें कि दो मास जुड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ग्रेविटी ही होगा। अब चौथा था हीट। ये आपको सबको पता है कि ठंडा और गर्म। आप ये भी मेरी पिछली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर असल में ठंडा गर्म टेम्परेचर या हीट क्या है, तो ज़्यादा बेहतर आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो हीट भी आप समझ गए कि ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग की उपज होती है। ये दरअसल एक तरह का मोशन ही है। पांचवा आता है लाइट। लाइट को भी आप मास ही कह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ और ही पढ़े हैं,
मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लाइट असल में क्या है। तो ये भी एक मास है। अब इन पांचों को जो भी एक कैटेगरी के है उस कैटेगरी में सभी को फिट करते हैं। तो मास में केवल लाइट आ जाएगा, इन दोनों को एक में रख सकते हैं। दूसरा आ गया मोशन। मोशन में आप हीट को रख सकते हैं, वो भी एक मोशन ही है। तीसरा बच गया ग्रेविटी। मतलब कि अब 3 चीजें बची, पहला मास, दूसरा मोशन, तीसरा ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है? 2 मास को जोड़ने का जो जगह होता है या फिर जो जुड़ने का नाम है उसे ग्रेविटी कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आखिर ग्रेविटी क्या है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो जो मेरा हथेली है और ये जो हाथ है, जिस चीज से जुड़ा हुआ है, जो रिस्ट है, वो इस जॉइंट जो है, क्या इससे नहीं बना है? मतलब आप इसको किस तरह से अलग कहेंगे? मतलब अगर देखा जाए कि जो मास इसमें है वही मास इसमें है और वही मास इस जॉइंट में भी है, तो जो ग्रेविटी है वो भी एक तरह का जुड़ाव है। मतलब जहां पर चीजें जुड़ती हैं उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो यानी कि जो ग्रेविटी हुआ वो भी एक प्रकार का मास ही हुआ, तो आप इसको भी मास में रख सकते हैं। तो अब बचा केवल 2 चीज, पहला मास, दूसरा मोशन। अब यहीं से मेन चीजें स्टार्ट होती है कि जो ई है, मतलब यही तो पढ़े हैं, E = mc², ठीक है। तो इसमें ई जो है, अगर आप इधर जनरल जो फिजिक्स होती है, जो भी साइंटिस्ट ने फार्मूला दिए हैं या हमें समझाया है, जो हमने पढ़ा है, उस अनुसार ई एनर्जी हो गया, एम मतलब मास हो गया, और c² एक कांस्टेंट है, मतलब कि एक प्रकार का लाइट स्पीड, तो आप उसे मोशन कह सकते हैं। तो जो असल में जो चीजें हैं, मतलब जो ई है, ई प्रोसेस होता है, मतलब कोई चीज होना। मतलब एनर्जी कोई चीज नहीं है, एनर्जी आप भूल जाइए कि एनर्जी क्या है। आप ये समझिए कि जो भी चीजें हो रही है, कुछ भी मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है, तो आप उसे प्रोसेस यानी ई कहेंगे। और एम है, यानी कि जो चीजें हैं, जो चीज से बना है, जो चीज कोई भी पार्टिकल है, तो आप उसे एम मतलब मास कह सकते हैं। और सी जो कांस्टेंट लिया गया है, आप उसे मोशन में डाल सकते हैं। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले का कहने का मतलब है कि जब भी मास मोशन में होगी, यानी कि वो गति करेगी, तो कुछ ना कुछ वहां काम होगा, कोई भी क्रिया होगा, कोई भी प्रोसेस होगा। और यही चीज जब भी आप कोई प्रोसेस को देखें तो वहां आप समझ सकते हैं कि हमेशा वहां मास मोशन में होगा। बस यही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। लोगों ने इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को पता नहीं क्या किया या ना किया, मतलब क्या पता, लेकिन ये असल में इतनी आसान है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स प्रोसेस है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो रुका हुआ हो, हर चीज चल रहा है। एटम भी चल रहा है, एटम के बाहर भी फोर्स लगाकर कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई अपना काम कर रहा है। मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ये सब जितना भी है, तो ये सब प्रोसेस हो रहा है, मास मोशन में होगा। यही इस फॉर्मूले का मतलब है। अब ज्यादातर लोगों के मन में 2 सवाल हमेशा आएगी, आखिर फिर से आइंस्टाइन यहाँ गलत हो गए? तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत सारे नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज को वो रखे हुए होते हैं और अपने थिंकिंग प्रोसेस से वो दिन रात कोई एक चीज को ले लेते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जब वे सोचते हैं तो जो यूनिवर्स होता है उन्हें एक अलग अलग तरह का फ्रीक्वेंसी उनके दिमाग में भेजता है कि ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये चीजें क्या है। अगर मतलब कोई साइंटिस्ट समझना चाह रहा है कि ये चीज क्या है, तो यूनिवर्स उसे अलग अलग तरह के सिग्नल देती है। अब वो जो सिग्नल होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है कि लोगों को बताया जा सके, लोगों को समझाया जा सके। तो उस जो सिग्नल होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस सिग्नल को जो साइंटिस्ट होते हैं वो शब्दों में डालते हैं, मतलब शब्दों में पिरोते हैं कि आखिर ये चीज क्या कहना चाह रही है, आखिर ये शब्द क्या बनना चाहिए। तब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत होती है कि आखिर उसके लिए शब्द बना है या नहीं।
मतलब कि कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसका कोई शब्द ही हो। तो अगर शब्द मान लेते कि है भी, तो मान लीजिए कि उस साइंटिस्ट को पता चल गया कि हाँ, ये चीज़ का मतलब ये है, ठीक है? अब क्या होगा कि जो उस वक्त के लोग थे, जैसा उनका थिंकिंग प्रोसेस था, जैसा उनका इन्वायरमेंट था, उन लोग उस हिसाब से सोचते हैं। मतलब कि उन्होंने अपनी जब ये फॉर्मूला को रखा, जब ये थ्योरी को दी, तो लोगों ने वैसा ही समझा जैसा वो समझना चाहते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई गुस्से में होता है तो हर बात उससे गुस्से वाला ही लगता है, मतलब उसे और गुस्सा ही बढ़ाता है। वहीं अगर कोई खुश है तो उससे बुरी से बुरी बातें भी उसे अच्छी लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जैसा थिंकिंग स्ट्रक्चर होगा, जैसा उनका थिंकिंग प्रोसेस होगा, वैसा ही उस टाइम के लोगों ने समझा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बढ़ती गई और चीज़ें बदलती गई। मतलब हो सकता है कि आइंस्टाइन ने सही ही बताया होगा, लेकिन लोगों ने उसे अलग अलग तरह से लोगों के सामने रखा, क्योंकि सिचुएशन बदला और सिचुएशन उस थ्योरी को किस रूप में ढाला, ये सिर्फ लोग ही बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो यही बात यहाँ पर आती है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आइंस्टाइन सही हो या फिर गलत ही हो। ये लोगों के मिस्टेक भी हो सकते हैं, या फिर उस इन्वायरमेंट का मिस्टेक हो सकता है कि लोगों ने गलत समझा। अब दूसरी जो सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आएगी कि अगर बेसिक गलत है, मतलब कि मैंने आपको बताया कि कैसे E=mc² के बारे में लोगों ने गलत समझा, तो वो बहुत सारे काम नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो भी इस इक्वेशन के जरिए काम को पूरा किया जाता है, जो भी चीज़ें बनाई जाती है, जो भी एटॉमिक बम हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब बहुत सारे फील्ड में जो एनर्जी से रिलेटेड है, उसमें इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो आखिर ये चीज़ें सक्सेसफुल कैसे हुई? मतलब कि अगर हम गलत जानते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो चीज़ें तो सही नहीं होनी चाहिए, वो गलत होनी चाहिए। तो यहीं पर आप थोड़ा ज़रा सोचिए। मान लीजिए आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है, ठीक है? तो आप किस रास्ता से जाना चाहेंगे? मतलब एक आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने रास्ता होकर दिल्ली जाती है। तो आप देखेंगे कि आप रोड से जा सकते हैं, और आप हवा से जा सकते हैं, आप पानी से जा सकते हैं, या हो सकता है कि आप पहले अमेरिका जाएं फिर दिल्ली जाएं, या हो सकता है कि आप पहले रूस जाएं फिर दिल्ली जाएं। ऐसे अगर आप देखें तो लगभग अनगिनत रास्ते हो सकते हैं जिससे आप दिल्ली जाएं। लेकिन जो परफेक्ट रास्ता है, जो लोग मतलब एक कहते हैं ना कि वैल्यूबल वे, मतलब जिससे जाना उससे बेहतर नहीं हो सकता है, तो वो जो रास्ता है वो बाई एयर होगा, मतलब हवा से जाना होगा, और सीधा, मतलब यहाँ से आप फ्लाइट में बैठते हैं और डायरेक्ट वहाँ लैंड करते हैं दिल्ली में, ठीक है? एक परफेक्ट रास्ता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आप उससे भी परफेक्ट फाइटर जेट से जाएं, उससे भी आप परफेक्ट जो रास्ता होगा रॉकेट से जाएं, और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि क्या पता आप 1 सेकेंड में कोई पोर्टल में इंटर करें और आप दिल्ली में निकल जाएं। ऐसा भी हो सकता है। और क्यों ना हो सकता है, एक टाइम था कि हवा में उड़ना या हवा के जरिए जाना भी इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन देखिए समय के साथ हर चीज़ बदलता गया और आज हम हवा में उड़ते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा कि आखिर आज ही वो पोर्टल वाली चीज़ क्यों नहीं हो रही है? मतलब कि आज से 500 साल पहले जाए तो हम हवा में क्यों नहीं उड़ पाते थे, लेकिन आज उड़ रहे हैं। वैसे ही आज ही हम पोर्टल में इंटर करें और डायरेक्ट दिल्ली में क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि यहीं पर आता है वो चीज़ कि हम गलत हैं। मतलब कि कोई भी एक इक्वेशन जो बना है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाता है। मतलब जो भी E=mc² है वो बहुत सारी चीज़ों को बना रहा है, लेकिन क्या वो फॉर्मूला उसी चीज़ के लिए बना है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और शायद किसी और चीज़ के लिए बना हो, कोई एक परफेक्ट पर्टिकुलर चीज़ हो जिसके लिए वो फॉर्मूला बना हो, लेकिन अभी हम केवल कोई छोटी मोटी चीज़ ही यूज करते हैं उसे बनाने में। ये भी हो सकता है, जैसे हम हवा के बारे में नहीं जानते थे कि हवा के जरिए भी जाया जा सकता है। तो हम काम कर रहे हैं बहुत सारी
चीज़ें को सुधारते हैं, बहुत सारी गलतियों को निकालते हैं, बहुत सारी खामियां को अलग करते हैं, बहुत सारी सही चीज़ को अपनाते हैं, तो जाके उस चीज़ बनते जाती है और हम उस ओर बढ़ते हैं जिस ओर उस चीज़ के लिए बनाया गया था। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हम एक बॉम्ब भी बनाएं या फिर इलेक्ट्रिसिटी ही बनाएं, करंट ही जनरेट कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मूले का। क्या पता ये कुछ और चीज़ के लिए बना हो। शायद आने वाले समय में हम लाइट की स्पीड से चल पाएं इस फॉर्मूले के जरिए। कुछ भी हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आज हम जहाँ फंसते हैं कि आज नहीं हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि इमोर्टल होना और कोई भी बीमारी ना होना, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग रूल देना। आने वाले समय में बहुत से ऐसी चीज़ें होगी जैसे कि हर एक मेटल टूट के बिखर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस मेटल को हर एक एलिमेंट को इकट्ठा करने का मशीन, एक प्रोसेस, ये भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा जो अभी संभव नहीं है, आने वाले समय में संभव है। ये और कहीं से नहीं आएगी, ये फॉर्मूला हमेशा से ही थी, इसी इन्वायरमेंट में, इसी धरती पर, इसी यूनिवर्स में। लेकिन समय के साथ इसमें सुधार किया गया, बहुत सारी फार्मूला को अपनाई गई और आज हम यहाँ पर हैं जहाँ आप दिख रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये कितना आसान था फार्मूला जो भी इक्वेशन को दिया गया था और लोगों ने इसे किस तरह गलत समझा। अब आप समझ चुके होंगे कि ये इक्वेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी राय हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।